नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा का पहला पेपर और पहले पेपर के अंदर हमने सबसे पहले राजस्थान की ज्योग्राफी को पढ़ना शुरू किया है और यही हमारा पहला टॉपिक भी था दोस्तों। तो दोस्तों, हमने जो पीछे देख लिया है वो राजस्थान के सामान्य परिचय, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, स्थिति, वो सारी चीज़ें देख चुके हैं। उसके बाद में हमने जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं उनको शुरू किया था और भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत अपने 2 पार्ट हम पढ़ चुके थे। हम जो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश यानी थारका मरुस्थल पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ हम अरावली पर्वतीय प्रदेश को देख चुके हैं। आज अपने जो बात करने वाले हैं वो पूर्वी मैदान के विषय में बात करेंगे दोस्तों। अरावली, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया था, अरावली पर्वतमाला को बड़े अच्छे से हमने देखा था। अब आगे हमने देखिएगा, लास्ट में हमने उत्तरी अरावली पर्वतमाला के विषय में बात की थी, राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियाँ देखी थी। यहाँ थोड़ा सा हम उत्तरी अरावली के विषय में ही थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, जहाँ से कोई 1-2 क्वेश्चन अपने पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद में अपना जो रेगुलर क्लास है वो चलती रहेगी दोस्तों। तो यहाँ पर जो 1-2 चीज़ें हमारी रह जाती हैं, यहाँ देखिएगा हमने बाकी सारी चीज़ें भानगढ़ वगैरह पढ़ लिया है। 1-2 चीज़ें अपने यहाँ पर और देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बैराठ के विषय में। तो दोस्तों, बैराठ कहाँ है? बैराठ है जयपुर में, नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ बैराठ की जो औसत ऊंचाई है, बैराठ की अगर आप औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई रहेगी 704 मीटर। औसत ऊंचाई कितनी रहेगी? 704 मीटर है। बैराठ की जो पर्वत श्रृंखला है उसकी ऊंचाई जो हमारी रहेगी 704 मीटर। और ये जो स्थल है ये जाना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है। एक तो ये क्या है? बाणगंगा का उद्गम स्थल रहा है। एक इससे जुड़ा हुआ है पांडवों का अज्ञातवास, ये भी आपको याद होगा। पांडवों का अज्ञातवास जो है वो इसी स्थल से जुड़ा हुआ है। यहाँ से हमें जो मिला है वो मिला है भाबरू का शिलालेख, ये भी आपको ध्यान में होगा। ये अपने इतिहास पढ़ेंगे तब वहाँ भी देखेंगे भाबरू का शिलालेख। और साथ ही साथ बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ें भी हमें यहाँ से मिली हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष यहाँ से मिले हैं। यहाँ पर देखिएगा जो बीजक की पहाड़ी है, बीजक की पहाड़ी जो है, बीजक की पहाड़ी पर गोल मंदिर या फिर कृष्ण मंदिर है, इसलिए भी ये जाना जाता है प्यारे दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। ये हमारा रह गया बैराठ, जिसकी औसत ऊंचाई की हमने बात की थी 704 मीटर है। इसके बाद में देखिए कुछ और पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जिनके विषय में हम पढ़ सकते हैं। खो के विषय में हमें देखना है। फिर हम बात करेंगे हर्ष पर्वत के विषय में। फिर उसके बाद में देखिएगा तोराबाटी है। फिर उसके बाद में देखिएगा दोस्तों मालखेत है, फिर रघुनाथगढ़। ये इतनी सारी चीज़ें अपने और देख लेते हैं ताकि हमारा कुछ भी रहे नहीं। 155 मीटर की इसकी ऊंचाई है। ये जो है यहाँ से लेकर के ये जो सारा हमारा क्षेत्र रह गया खंडेला जो हमारा सीकर का क्षेत्र है वहाँ से जाना जाता है। खो पर्वत श्रृंखला कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों? खो जयपुर में है दोस्तों। बैराठ की अभी हमने बात की ही थी। बैराठ से बाणगंगा नदी निकलती है, भाबरू शिलालेख है, पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं पर बिताया था, बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं। बीजक पहाड़ी पर यहाँ पर गोल मंदिर भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ कुछ एक और चीज़ें जो हमारी रह जाती हैं, जो एक तो और छोटी छोटी चीज़ें हैं। खो के विषय में हमने बात की थी। 920 मीटर की इसकी ऊंचाई है। खो की कितनी ऊंचाई है? 920 मीटर है। और ये है कहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों? ये जयपुर में है। और हम इसमें एक चीज़ और नोट कर सकते हैं, ये जो है उत्तरी अरावली की, कौन सी अरावली? उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है। ये उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी भी मानी जाती है, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं एक और चीज़, खंडेला की पहाड़ियाँ। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। खंडेला की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? सीकर में है प्यारे दोस्तों। कहाँ हैं? सीकर में है। और ये कुछ एक बिखरे हुए रूप में है, इसलिए ये निम्न नामों से जानी जाती हैं।
निम्न नामों से जानी जाती है। इसके अलग अलग नाम हैं दोस्तों, और अलग अलग नाम कौन से हैं उन सभी नामों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। एक अभी हमने देखा था हर्ष पर्वत है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारी की सारी खंडेला की पहाड़ियाँ हैं, ये खंडेला की पहाड़ियाँ हैं जिनको अपने अभी पढ़ रही हैं। हर्ष पर्वत है, एक तोरावाटी की पहाड़ियाँ हैं, तोरावाटी की पहाड़ियाँ हैं, एक मालखेत है, मालखेत की पहाड़ियाँ हैं, एक रघुनाथगढ़ है, रघुनाथगढ़, ये हट गया सारा। चलिएगा, अपनी जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे रघुनाथगढ़ की, लिख लिया होगा आपने, रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़। तो रघुनाथगढ़ जो है इसकी जो ऊंचाई है 1055 मीटर है, और ये उत्तरी अरावली की क्या है, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है। उत्तरी अरावली की क्या है, ये सर्वोच्च चोटी मानी जाती है दोस्तों। यहाँ जो अभी हमने देखा था वो थोड़ा सा हट गया है, इसलिए मैं इसको एक बार दोबारा से लिख देता हूँ। खो की पहाड़ियों को हमने देखा था, 920 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये जयपुर है, और ये जो है सेकंड हाईएस्ट चोटी है, सेकंड हाईएस्ट चोटी है ये उत्तरी अरावली की, ये उत्तरी अरावली की सेकंड हाईएस्ट चोटी है दोस्तों। और इसी के साथ जो हमने बात की थी वो की थी खंडेला की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी। खंडेला की पहाड़ियाँ बिखरे हुए रूप में हैं, जिसको हमने ये कहा था 4 नामों के रूप में हमने देखा था कि अलग अलग नाम से जानी जाती है, जिसमें हर्ष था, दूसरी तोरावाटी थी, मालखेत थी, और जो चौथी थी हमारी वो थी रघुनाथगढ़। ऊपर लिख चुका हूँ, वैसे मैं ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये जो है खंडेला की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर आप इसको मैप में भी देख सकते हैं। खंडेला की पहाड़ियों के विषय में हमें बात करनी थी। एक और 2 चीज़ें यहाँ पर रह जाती हैं इम्पोर्टेंट, एक आप नोट करिएगा, कांकनबाड़ी का पठार, कांकनबाड़ी का पठार, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कांकनबाड़ी का पठार ये क्या है और कहाँ पर है? तो ये मेरे प्यारे दोस्तों ये अलवर में है। कांकनबाड़ी का पठार कहाँ है? अलवर में है, और इसके ऊपर कांकनबाड़ी का दुर्ग भी बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आप जो याद कर सकते हैं, एक और चीज़ याद कर सकते हैं, उदयनाथ की पहाड़ियाँ, उदयनाथ की पहाड़ियाँ ये कहाँ है प्यारे दोस्तों? ये उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में हैं, और यहाँ से जो नदी निकलती है वो है रूपारेल नदी। तो देखिएगा दोस्तों, ये कुछ एक चीज़ें हमने अभी दोबारा देख ली हैं। एक तो बैराट जो है इसे हमने देखा, इसके अलावा हमने खो को देखा और खंडेला की पहाड़ियों को देखा। तो उसके बाद में दोस्तों संभवतः जो जो चीज़ें आपसे अरावली में पूछी जा सकती थी वो सारी हमने अच्छे से क्लियर कर ली है। अब अपने राजस्थान के भौतिक विभाग के तीसरे पार्ट को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पूर्वी मैदान। हम किसको अध्ययन करने वाले हैं प्यारे दोस्तों? हम पूर्वी मैदान का अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी है? सबसे पहली बात तो आप ये समझिएगा कि हम पूर्वी मैदान जो पढ़ रहे हैं वो भारत के पूर्वी मैदान का एक पार्ट है, जिसे अपने गंगा का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये जो पूरा हिस्सा है पूर्वी मैदानी भाग है, गंगा यमुना का मैदान, उसी का एक पार्ट अपने मान करके चलते हैं, उसी को अपने यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ कुछ एक ज़रूरी फैक्ट हैं, सबसे पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें कितना भूभाग आता है, तो 23.3% भूभाग आता है। और अगर आपसे पूछा जाए मुख्यतः ज़िले कितने रहेंगे, ज़िलों की संख्या 10 रह जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या कितनी रह गई यहाँ पर, तो जनसंख्या 40% है, घनत्व यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। ये कैसे बना है? तो प्लेस्टोसीन युग में। देखो मैदान जो भी बनेगा ना वो नदियों में ही बनेगा, नदियों से ही बनता है, नदियों द्वारा। ये प्लेस्टोसीन युग जो है उसी के अंदर नदियों के द्वारा निर्मित है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। जनघनत्व जो है यहाँ का, जनघनत्व सर्वाधिक है। यहाँ से काफ़ी बार इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जो जो संभावित चीज़ें हैं उन सभी की चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर
जो मृदा है, मृदा की बात करें, एक तो जलोढ़ है और एक आपके यहाँ पर रहेगी दोमट मिट्टी। दो प्रकार की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर अगर याद करना चाहें यहाँ की जलवायु, तो यहाँ की जलवायु कैसी है, आर्द्र जलवायु के रूप में ये माना जाता है। और व्यवसाय की बात करें तो यहाँ पर कृषि बहुत अच्छी होती है, मैदानी भाग में कृषि हमेशा अच्छी होती है। कृषि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें सिंचाई भी याद कर लेनी चाहिए। सिंचाई कहाँ से होती है, यहाँ पर कुएं आसानी से बनाए जा सकते हैं, इसलिए कुएं से सबसे ज़्यादा होती है। अगर आप तालाब की बात करें तो तालाब कहाँ थे, पिछली क्लास में हमने भी इसके विषय में बात की थी। तालाबों से जो सर्वाधिक सिंचाई है वो भीलवाड़ा में हुआ करती है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं आपको याद रखनी है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ से कुछ और आप याद कर सकते हैं। तो इसका जो ढाल है, कई बार ये भी पूछ लेता है, तो ढाल है वो पूर्वी दिशा में है। जिधर नदियाँ जा रही है जिस भाग की, उसी और उसका क्या होगा, ढाल भी हुआ करता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अलावा जो है यहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। यही इसकी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो हमें अच्छे से याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं जो हमारा पूर्वी मैदान है उसे हम अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटते हैं और उसे कितने भाग में बांट करके हम अच्छे से स्टडी करते हैं। तो 3 भागों में हम इसे बांट करके पढ़ सकते हैं, जिसमें से पहला जो है हमारा वो है माही बेसिन। वो है माही बेसिन, सबसे पहला आ गया माही बेसिन। फिर हमारा आता है बनास, दूसरा जो आता है बाणगंगा बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन, और तीसरा जो हमारा आता है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट भाग आता है चंबल बेसिन। ये इतनी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है। तो माही बेसिन में मुख्यतः हमें क्या क्या चीज़ें देखनी हैं उसकी भी अपने बात कर लेते हैं साथ साथ, ताकि एक आपके माइंड में रहे कि हमें किन किन चीज़ों का अध्ययन अच्छे से करना है। तो माही बेसिन में देखिएगा, हम देखेंगे बागड़ प्रदेश को, जिसे व्याघ्र घाट के नाम से भी जानते हैं, व्याघ्र घाट कहते हैं। हम बात करेंगे 56 का मैदान के विषय में, हम बात करेंगे कांठल के विषय में, यहाँ पर भाटी मैदान के विषय में बात करेंगे। बनास बाणगंगा बेसिन की अगर बात करें तो यहाँ पर आता है मेवाड़ का मैदान, पीडमांट हमें पढ़ना है और हमें पढ़ना है खैराड़। चंबल बेसिन में हमें विशेषतः बीहड़ पढ़ना है, बीहड़। हमें पढ़ना है बीहड़, जिसे अपने उत्खात भूमि भी कहते हैं। यहाँ से भी दोस्तों काफ़ी सारे बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। बड़े अच्छे से हम इसको अध्ययन करेंगे, बड़े अच्छे से हम सारी चीज़ों को देखेंगे। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं हम, ताकि चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएं। जैसे मान लीजिएगा ये हमारी अरावली रह गई, ये कुछ इस तरह क्या करती है यहाँ पर, ये आपकी ये जो हिस्सा रह गया आपका, हम इसे कह देते हैं अरावली। ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा हमारा रह गया अरावली का। तो अरावली का देखिएगा, अरावली के कहाँ रह गई, ये पूर्वी भाग में रह गई। एक तो यहाँ पर आप बाणगंगा नदी को देख सकते हैं इस तरह से, एक बनास, एक आपकी रह गई चंबल नदी, एक आपकी रह गई माही नदी। तो यहाँ पर ये जो हिस्सा हमारा ऊपर वाला रह गया, ये रह गया बनास बाणगंगा बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन, जिसके विषय में हमें अध्ययन करना है। और ये हमारा हाड़ौती का पठार है। हाड़ौती का पठार जो है उसके तो क्या रह गया, पश्चिम में रह गया, और अरावली के पूर्वी हिस्से में रह गया। ये जो हमारा बेसिन है ये चंबल बेसिन रह गया, और ये जो हमारा बेसिन है वो बेसिन कौन सा रह गया, वो माही बेसिन रह गया। तो
तो ये हमारा पूर्वी मैदान का एक ओवरव्यू है जिसे हमें अध्ययन करना है, जिसे हमें पढ़ना है और बात करेंगे हम सारी चीज़ों के विषय में। जो भी प्रश्न यहाँ से हमारे लिए संभावित हैं, जो भी प्रश्न हमारे यहाँ से पूछे जा सकते हैं, कुछ भी दोस्तों अपने छोड़ने वाले नहीं हैं। और इसके अलावा मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको न तो कुछ पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी और न ही कहीं पर इससे ज़्यादा आपको कुछ मिलने भी वाला है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माही बेसिन के विषय में। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट था, माही बेसिन को अपने थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों माही बेसिन के विषय में अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो हमारा बिल्कुल निचले वाला हिस्सा रह गया, ये वाला हिस्सा हमारा रह गया, तो यहाँ से एक नदी ऐसे निकलती है, जिस नदी को हम क्या कहते हैं, माही नदी कहते हैं। ये हमारी कौन सी नदी है प्यारे दोस्तों, ये हमारी माही नदी है। माही नदी, इसमें एक नदी आकर मिलती है जाखम, ये कौन सी रहेगी, ये रहेगी जाखम नदी। एक इसमें आकर के मिलती है सोम नदी, नदी हमारी रहेगी सोम नदी, सोम माही जाखम। तो यहाँ पर जो हमारा मैदान रह गया, ये जो हमारा मैदान है, ये हमारा मैदान कहलाता है छप्पन का मैदान। बिल्कुल नीचे का हिस्सा है ये हमारा। यहाँ पर एक मैदान है जिसे हम कहते हैं भाटी का मैदान। और इसके अलावा जो हमें यहाँ पर याद रखना है, ये प्रतापगढ़ वाला जो हमारा हिस्सा रह जाता है, ये रह गया हमारा कांठल। कांठल माही नदी का जो तटवर्ती भाग है, जिसे अपने कांठल के नाम से जानते हैं, ये हमारी माही नदी है। ये एमपी के अमरोरू से निकलती है और ये हमारी नदी जाती है खंबात की खाड़ी में। कहाँ जाती है प्यारे दोस्तों, ये खंबात की खाड़ी में ये नदी चली जाती है। तो हमें इन सारी चीज़ों के विषय में अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, जो हमारा 1 नंबर पॉइंट डाल करके आप याद कर सकते हैं, छप्पन का मैदान। तो सबसे पहले हम बात करें छप्पन के मैदान के विषय में। छप्पन का मैदान क्या है, तो छप्पन का जो मैदान रह गया हमारा बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य 56 गाँवों का जो उपजाऊ क्षेत्र रह गया, मैदान रह गया, उसे ही हम कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं आप बांसवाड़ा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य 56 गाँवों का उपजाऊ मैदान। 56 गाँवों का जो उपजाऊ मैदान है वो क्या कहलाता है, 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है, जिसे अपने 56 का मैदान बोलते हैं। फिर अपनी दूसरी बात यहाँ पर कर लेते हैं कांठल के विषय में। कांठल क्या है, तो कांठल माने होता है किनारा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ लिख सकते हैं, माही नदी का तटवर्ती भाग। माही नदी का जो तटवर्ती भाग है कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में। माही नदी का जो तटवर्ती भाग है प्रतापगढ़ में, जिसे अपने क्या कहते हैं, कांठल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। एक और चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, वो है भाटी मैदान। और ये जो हमारा रह गया सोम माही जाखम नदियों के मध्य का मैदान, मध्य का मैदान, सोम माही जाखम नदियों के मध्यम का जो मैदान है उसे ही अपने भाटी मैदान का नाम देते हैं। और इसमें एक चीज़ आपको और याद रखनी है, ये कहाँ कहाँ स्थित रह गया, तो प्रतापगढ़, उदयपुर और डूंगरपुर में रह गया। कहाँ पर रह गया, डूंगरपुर में रह गया। ये जो क्षेत्र है किस लिए जाना जाता है, तो गेहूं उत्पादन के लिए ये क्षेत्र जाना जाता है। गेहूं उत्पादन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है दोस्तों। तो ये हमने जो सबसे नीचे वाला भाग था माही नदी वाला, ये वाला एरिया अपन ने कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
इसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं बनास और बाणगंगा नदी बेसिन के विषय में। दूसरा जो हमारा यहाँ पर पॉइंट आता है वो है बनास बाणगंगा बेसिन। बनास बाणगंगा बेसिन के विषय में हमें बात करनी है दोस्तों। तो बनास और बाणगंगा बेसिन के बीच में जो जो हमारे पॉइंट आते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं पीडमांट के विषय में। पीडमांड, या हम इसको लिखते हैं पीडमांट। पीडमांट, तो पीडमांट कहाँ है, क्या है, तो इसमें नोट करिएगा देवगढ़ राजमंद। देवगढ़ राजमंद में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियों से युक्त जो मैदान है, अवशिष्ट पहाड़ियों से युक्त जो मैदान है उसे ही अपने क्या कहते हैं, पीडमांट के नाम से जानते हैं प्यारे दोस्तों। इसके बाद में जो हमें याद रखना है वो रखना है खेराड। खेराड क्या है, खेराड क्या होता है, तो खेराड में आपको याद रखना है जहाजपुर नाम का स्थान है। कहाँ रह गया जहाजपुर, भीलवाड़ा में। खेराड भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा से टोंक के मध्य स्थित ऊबड़ खाबड़ स्थान, ऊबड़ खाबड़ जो भूमि है उसे ही अपने क्या कहते हैं, खेराड के नाम से जानते हैं। जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक के मध्य जो हमारा क्षेत्र रह गया उसे अपने क्या कहते हैं, उस समय वहाँ की जो ऊबड़ खाबड़ भूमि है उसे ही अपने खेराड के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद में एक चीज़ हमें यहाँ पर और देखनी है, माल या मालपुरा का मैदान। मालपुरा का मैदान, अब ये जो है ये बनास नदी द्वारा निर्मित मालपुरा टोंक से करौली के मध्य विस्तृत उपजाऊ मैदान। उपजाऊ जो मैदान है उसे ही अपने क्या कहते हैं, माल या मालपुरा का मैदान के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद में एक चीज़ अपने और देख लेते हैं यहाँ पर जो हमारे लिए जाननी आवश्यक है, मेवाड़ का मैदान। मेवाड़ का मैदान, और मेवाड़ का मैदान है जो चित्तौड़, उदयपुर, राजमंद, भीलवाड़ा, इसके मध्य जो स्थित हमारा मैदान रह गया उस पूरे मैदान को हम क्या कहते हैं, मेवाड़ के मैदान के नाम से जानते हैं, जो कि मक्का के लिए क्षेत्र जो है ये जाना जाता है। जैसे ही मान लीजिएगा ये हमारी बनास नदी निकलती है, और बनास नदी जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है प्यारे दोस्तों, वो खमनोर से निकलती है। तो यहाँ पर एक हमारा अवशिष्ट पहाड़ियों वाला स्थान रह गया, अवशिष्ट पहाड़ियों वाला स्थल रह गया, जिसे हमने क्या कहा था, पीडमांट कहा था। और पीडमांट कहाँ था, देवगढ़ में था। कहाँ था प्यारे दोस्तों, देवगढ़ में, राजमंद के अंदर। ये जो एक ऊबड़ खाबड़ स्थान था जिसे हमने क्या कहा था, पीडमांट के नाम से जाना था। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर मान लें राजमंद, उदयपुर, चित्तौड़, तो इनके मध्य का जो हमारा ये वाला मैदान रह गया इसे ही अपने क्या कहते हैं, मेवाड़ के मैदान के नाम से जानते हैं। ये हमारा कौन सा मैदान रह गया, ये हमारा मेवाड़ का मैदान रह गया। फिर हम आगे चलें तो जहाजपुर के बारे में अभी हमने पढ़ा था। जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक के मध्य का जो क्षेत्र है उसे अपने क्या कहते हैं, खेराड के नाम से जानते हैं। ऊबड़ खाबड़ जो भूमि है, यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ जो भूमि है खेराड रह गया। और फिर यहाँ पर हमारा चौथा जो नंबर था, चौथी जो चीज़ थी,
जैसे अपने माल नामक जो उपजाऊ भूमि थी वो कहाँ रह गई, माल या मालपुरा का मैदान है जो बनास नदी का है, मालपुरा टोंक से लेकर के करौली, यहाँ आगे अपने करौली तक जाएं तो करौली के मध्य का जो क्षेत्र रह गया वो सारा का सारा माल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो हमें जानना था, एक तो पीडमांट है हमारे पास में, एक मेवाड़ का मैदान है, एक खैराड़ है और एक है हमारे पास में माल या मालपुरा का मैदान, जहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। छोटा सा भी अगर प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, थोड़ी सी भी संभावना है, तो उन सभी चीज़ों के विषय में हम बड़े अच्छे से डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ भी अपने छोड़ नहीं रही हैं दोस्तों। एक चीज़ अपने यहाँ पर और देख लेते हैं और वो है रोही दोआब। क्या देखना है हमें, रोही दोआब। रोही दोआब ये क्या है प्यारे दोस्तों, ये है जयपुर भरतपुर में स्थित है, जयपुर से भरतपुर के मध्य स्थित है। ये गेहूं और सरसों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा ये हमारी नदी रहेगी और ये नदी रहेगी बाणगंगा। कौन सी नदी रहेगी, बाणगंगा नदी इधर से आ रही है और ये हमारी रहेगी कौन सी नदी, यमुना। तो रोही दोआब, दोआब और पंजाब, आब का मतलब होता है नदियों से लेते हैं हम, यानी दोआब दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र रह गया उसे अपने दोआब के नाम से जानते हैं। 5 नदियों के बीच का जो क्षेत्र रह गया उसे अपने पंजाब के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये था। इसके बाद में जो हमें याद करना है, जो हमें समझना था, वो हमारी तीसरी थी चंबल बेसिन, जिसके विषय में हमें बात करनी है। चंबल बेसिन, तो ये चंबल नदी का जो क्षेत्र है वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा। तो ये हमारा सबसे नीचे का जो क्षेत्र था जहाँ से चंबल नदी निकलती है, चंबल नदी निकलती है। और यहाँ पर हमें एक ही चीज़ जो हमें सीखनी है, जैसे मान लीजिएगा ये हमारा बिल्कुल राजस्थान के नीचे का हिस्सा रह गया, तो यहाँ से इस तरह से चंबल नदी निकलती है ना। तो चंबल नदी में जनापाव की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ से चंबल नदी निकलती है। और इसमें जो सीखने की या फिर याद करने की जो चीज़ है वो बहुत ही कम है। यहाँ पर हमें एक ही चीज़ याद रखनी है और वो है हमारा बीहड़, जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। बीहड़ या फिर जिसे अपने कहते हैं उत्खात भूमि, बीहड़ या फिर उत्खात भूमि, ये क्या है, ये है चंबल नदी, चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन, यानी बरसात से जो अपर्दन होता है, अवनालिका अपर्दन से निर्मित कंदरायुक्त भूमि, कंदरायुक्त भूमि जो है उसे ही हम क्या कहते हैं, बीहड़ के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ आप इसको ये देखें कि राजस्थान में अगर कुल बीहड़ भूमि की बात करें, कुल बीहड़ भूमि की बात करें तो वो 2800 किमी स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आता है। अगर आपसे यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा जाता भी है, सर्वाधिक बीहड़ की बात करें तो सर्वाधिक बीहड़ जो है वो धौलपुर में है दोस्तों। कहाँ पर है, धौलपुर में है। सबसे ज़्यादा बीहड़ कहाँ है, धौलपुर में है। और यहाँ देखिएगा ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है, नीचे उठा हुआ भाग, इस तरह से ये होती है। ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, डांग के नाम से जानते हैं, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो कंदरा होता है। ऊपर वाला डांग होता है, नीचे वाला कंदरा होता है। और इसी के बीच में ये जो नीचे रह जाता है कंदरा है, इसे अपने खोह भी कहा करते हैं। क्या कहते हैं, खोह के नाम से भी जानते हैं। और जो बीहड़ भूमि है इसे जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो खादर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ये जो मैदान है यहाँ पर चंबल नदी की स्पीड बहुत ज़्यादा है ढाल के कारण, और स्पीड ज़्यादा होने के कारण ये मिट्टी को अपने साथ ही बहा करके ले जाती है। तो वहाँ पर मिट्टी तो निकल जाती है, कंकर पत्थर ही रह जाते हैं, वहाँ पर झाड़ियाँ वगैरह उग जाती हैं। तो वहाँ पर न तो वो ज़मीन खेती करने के लायक है, न कुछ और करने के लायक है। वहाँ पर जंगल बन जाता है और वहाँ पर जो है आपको दस्यु लोग हैं, यानी जो डाकू हैं वो वहाँ पर ही आपको मिलेंगे, चंबल के डाकू जिनको अपने कहा करते हैं। तो ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर सामान्यतः कोई व्हीकल नहीं पहुँच पाता है, उबड़ खाबड़ भूमि होती है काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पहुँचने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ये बीहड़ भूमि या उत्खात भूमि, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ से कुछ एक चीज़ें और भी बनती हैं, डांग
का जो क्षेत्र है कौन कौन सा हो गया, डांग विकास कार्यक्रम कब चलाया गया, वो सारे अपने इकोनॉमिक्स की जब क्लास लगेगी तो वहाँ पे देखेंगे। और हो सका तो इसको लास्ट में जो है मिसलेनियस के रूप में अपने उन चीज़ों को भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारा जो हमने शुरू किया था आज, ये हमारा था मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदान, माही बेसिन। और माही बेसिन के अंदर हमने जो है बागड़ या व्याघ्र घाट की बात की। बागड़ या व्याघ्र घाट हम किसे कहते हैं, तो बागड़ या व्याघ्र घाट हम बागड़ इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है बाघ बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, इसलिए हम इनको व्याघ्र घाट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसे 56 का मैदान देख लिया, कांठल देख लिया, माही मैदान देख लिया, मेवाड़, पीडमांट, खेराड़, बीहड़, उत्खात भूमि, ये जो भी कुछ यहाँ पे दे रखा है हमने सब कुछ अच्छे से डिस्कस कर ली है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई चीज़ें हमने छोड़ी नहीं है। बाकी कुछ होगा तो जब अपने नदियाँ पढ़ते हैं तो नदियों के साथ में भी फैक्ट आते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी फैक्ट जो है आपका बचता नहीं है, कोई भी फैक्ट आपका नहीं बचता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ और इसमें पढ़ना भी चाहते हैं तो एक चीज़ मैं आपको और करवा सकता हूँ, जो है बाणगंगा का मैदान। अलग से आप इसको देखना चाहें तो, बाकी आवश्यकता नहीं है। बाणगंगा का मैदान, तो बाणगंगा का मैदान जो है वो कौन सा रह गया, विशेषतः यहाँ से NH11 जुड़ा हुआ है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। जहाँ जहाँ बाणगंगा का बहाव है, बाणगंगा का बहाव है, तो देखिएगा ये जयपुर है, दौसा है और भरतपुर है, यहाँ यहाँ आपको मिल जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर विशेषतः जो ये इसका जो विस्तार रह गया वो आपका माना जाता है भरतपुर से लेकर के यमुना के मैदानों का विस्तार। ये क्या है, भरतपुर से यमुना के जो मैदान हैं, मैदानों का विस्तार ही है। तो ये जो चीज़ें थी, ज़रूरी चीज़ें थी जो आपको याद करनी पड़ सकती है। यहाँ पर देखिएगा हमने ये कहा चंबल बेसिन की अभी हमने बात की थी, जो लास्ट हमने बात की थी। चंबल बेसिन जो है, चंबल नदी के बहाव क्षेत्र को ही चंबल बेसिन कहते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी को कहते हैं अपने, और चंबल को राजस्थान का कामधेनु भी कहा जाता है, ये भी आपको जान लेना चाहिए। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है ये डांग क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसे अपने और क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, इसे अपने डांग क्षेत्र भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पर डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी चलाया गया था। चंबल देखिएगा विश्व में जो है, वर्ल्ड के अंदर उत्खात जो स्थलाकृति है उसके लिए जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए उत्खात का सर्वाधिक जो विस्तार है तो वो सवाई माधोपुर और करौली में है। उत्खात का जो सबसे ज़्यादा विस्तार है सवाई माधोपुर और करौली में। पर्टिकुलर जगह का नाम है तो अपने उसमें से धौलपुर को करके आते हैं। यहाँ पर अनियमित रूप से वन पाए जाते हैं, पहाड़ियाँ पाई जाती हैं अनियमित रूप से, है ना। उन अनियमित रूप से पाए जाने वाले वन और पहाड़ियों को ही अपने डांग के नाम से जानते हैं दोस्तों। और यहाँ पर जो गहरी घाटियाँ हैं, गहरी घाटियाँ बन जाती हैं, उन्हें ही अपनी बीहड़ कहते हैं, जो भी हमने बात की थी। डाकों के लिए एक क्षेत्र विशेषता जाना जाता है। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक जो था पूर्वी मैदानी प्रदेश का कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में जो है अपना एक बड़ा टॉपिक जो पूरा था भौतिक प्रदेश था उसे अपने समेट देंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में अपना दक्षिणी पूर्वी पठार जो है वो होगा, वो छोटा सा पार्ट है। उसके बाद में ये हमारा जो भौतिक प्रदेश वाला सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और नए तथ्यों के साथ। तब तक यूँ ही आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।